प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि कराची बाउंड शिप को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। चाइना की तरफ से आने वाला मर्चेंट शिप जो कि कराची बाउंड शिप था और उसमें पाकिस्तान मशीनरी पहुंचना थी, उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से रोका गया है, डिटेन किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसकी वजह यह बताई गई है कि उस शिप में जो मशीनरी आ रही थी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने के लिए मंगवाई गई थी। वैसे तो इसके बारे में ये डिटेल्स हैं कि वो डुअल पर्पस मशीनरी है, यानी उसको सिविलियन यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का कहना ये है कि पाकिस्तान ये सामान न्यूक्लियर पर्पस के लिए, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये सामान इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया जा रहा था, या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये सामान, ये मशीनरी इस्तेमाल होनी थी। बल्कि इंडियन मीडिया में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इंडियन मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ जो खिचड़ी की देग बनाने की कोशिश कर रहे थे उसका भांडा फूट गया है और वो देग पकड़ ली गई है, वो सामान पकड़ लिया गया है और पाकिस्तान की नेफेरियस अटेम्प्ट इंडिया के खिलाफ उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से सामने लाया गया है। आप जरा सुनिए कि वहां पर इसको कैसे लिया जा रहा है। We will be exposing the nefarious attempt of Pakistan to import nuclear material from across the world. अब इस खबर के बहुत से एंगल्स हैं, कई सवाल खड़े होते हैं और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि ये जो कहा गया कि अगर ये डुअल पर्पस है तो इसको सिविलियन यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मिलिट्री यूज के लिए भी। पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब इस तरीके से दिया गया है, इसके रिएक्शन में पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये कराची की एक कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि इस तरह का इक्विपमेंट सप्लाई करती है, उसने लेथ मशीन मंगवाई है और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम से या ऐसी किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से ये शिप रोकना ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ सामान आ जा रहा है या तिजारत हो रही है या चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई सामान आ जा रहा है या पाकिस्तान भेज रहा है या चाइना पाकिस्तान कोई मशीनरी भेज रहा है, तो उसको इंडिया कैसे रोक सकता है? उसको ये इख्तियार कैसे है कि वो उसको ये रोके और ये करे? अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि इंडिया ने ये शिप इसलिए रोका है कि वो अमेरिका को खुश करना चाहता है। यानी अगर आप नैरेटिव को मोल्ड करना चाहें कि ये एक पाकिस्तान के ऊपर इस इकदाम की वजह से या ये जो डेवलपमेंट हुई है इसकी वजह से एक बड़ी उसको पाकिस्तान को हीट बर्दाश्त करना पड़ेगी और एक बहुत बड़ा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, तो आप उसको मोल्ड करके ये कहने की कोशिश करें ओहो इंडिया जो है ये तो अमेरिका को खुश करने के लिए सब कर रहा है। अच्छा, ये इसलिए लॉजिकल नहीं लगता कि इंडिया के पास अमेरिका को खुश करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया के लिए तो यही बहुत है कि वो ऐसे एग्रीमेंट्स कर ले कि जिसमें जब बोइंग की खरीदारी हो तो उसमें अमेरिकन जो लोग हैं उनके लिए कई मिलियंस जॉब क्रिएट कर दे। अमेरिका के लिए तो ये भी बहुत बड़ा काम है कि इंडिया और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है। इंडिया ऐसे एग्रीमेंट्स करता रहता है कि जिसकी वजह से बहुत फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात कहना कि अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया ऐसा कर रहा है, कुछ इतना ज्यादा मुझे लॉजिकल नहीं लगता। इसकी वजह ये भी है कि अगर ऐसा होता तो अमेरिका को खुश करने के लिए तो इंडिया भागा दौड़ा नेटो में शामिल हो जाता। अमेरिका की तरफ से जब कहा गया, इंडिया को ऑफर की गई कि आइए आप नेटो में शामिल हो जाइए, तो इंडिया ने इनकार कर दिया, भाई हम क्यों शामिल हो। तो हमें ऐसा नजर आता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का काम रिसेंट पास में हमें नजर नहीं आता कि किसी को खुश करने के लिए किया गया हो। हाँ, हमें ये तो नजर आता है कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है और वो जो उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है अब तक और जहां पर वो पहुंच चुके हैं, तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक सबको उनके साथ कारोबार करने में फायदा होता है और अरब कंट्रीज भी। तो एग्रीमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि उनको खुद से किसी कोई चीज पैदा करके खुश करने की जरूरत नहीं है। जो जैसे एग्रीमेंट्स वो कर सकते हैं, वो इतना एक ऐसी ताकत बन चुके हैं कि वो अपने कारोबार के जरिए ही सबको खुश कर सकते हैं। लेकिन तो इसको इस वजह से मोल्ड करने के बजाय हम असल में
جو بنیادی سوال ہیں اس کا جواب کیوں نہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی کہ کیا انٹرنیشنل واٹرز میں اگر دو کنٹریز کے بیچ کوئی ایسا سامان آ جا رہا ہو تو اس کو روکا جا سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ دیکھیے ہمارا سامان چائنا اور پاکستان کے بیچ تو اس طرح کے سامان جو ہے آتا جاتا رہتا ہے، تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ سالڈ ہے اور یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا؟ اور اگر انٹرنیشنل کورٹ میں آپ نہ بھی جائیں تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو سالڈ پروف یا ایویڈنس اب یہ پیش کرنا ہوگی کہ دیکھیے جیسا کہ کہا گیا، پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ تھرو پراپر چینل بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور اس کے تھرو یہ منگوایا گیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو سارا سب کچھ صاف ہے سامنے، تو اس کے لیے پھر آپ کو رسیدیں دینے پڑیں گی یا آپ کو وہ تمام ایویڈنس دینا پڑے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ایویڈنس موجود ہے تو پھر تو کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، وہ یہ بتا دے پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھیے ہمارے پاس تو یہ ایویڈنس ہے، اس میں تو ایسا کوئی سامان نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو کیوں بتانا پڑے گا دنیا کو، اس کا بھی ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے یہ بتانے پہ، کیونکہ جب یہ انڈیا کی طرف سے الزام لگایا گیا، یہ بات کہی گئی کہ جی یہ بات ہے، تو دنیا اس کے اوپر اس لیے توجہ دے گی کہ ایک تو یہ کہ انڈیا کی سے بہت ہے، اور دوسرا یہ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہمارے پاسٹ میں ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، اور وہ کیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان جو کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ پاکستان میں تھے، وہ ان کے اوپر جنرل مشرف نے جو اس دور میں پابندیاں لگی تھیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب یہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ جس کو نیوکلیئر پرولیفریشن کہا جاتا ہے، ویسا کچھ سٹیپس جو ہیں لیے گئے ہیں، اور پھر وہ بات بہت دور تک نکل گئی اور اس کے اوپر جو ویسٹ ہے اس کی طرف سے آواز اٹھائی گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اب آپ ایسا کریں گے کہ آپ پروگرامز جو ہیں یا اپنا یہ جو آپ کے پاس ہے اگر کچھ تو آپ اس کو دوسرے ملکوں کو بیچتے پھریں گے۔ تو اس کے اوپر جنرل مشرف کے دور میں جو سٹینس لیا گیا تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ ایسا تو بھائی کچھ ہوا گیا ہے تو ہم ان کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پر ایک عرصے تک پابندی لگی رہی۔ اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک ایسا نام ہے اور ان کی جو خدمات کہی جاتی ہیں اس کے لیے تو ان کو کھل کے تو ایسا کچھ نہیں کیا گیا تھا، اور ان کا نام بھی جو ہے وہ ایسا اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا گیا تھا، لیکن جو پابندیاں لگی تھیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہی کہی گئی تھی کہ جناب یہ جو ہے اب بڑی بدنامی ہو گئی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگا دیں، جبکہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرف سے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ نہیں یہ جو مشرف دور میں میرے اوپر جو بھی کچھ بھی ہوا ہے یہ جان بوجھ کے ہوا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے اوپر اس وقت پاکستان کے اوپر یہ والا الزام آیا تھا کہ یہ نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہے، اور یہ اپنا جو پروگرام ہے وہ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں ایران اور کئی ایک ایسے کنٹریز ہیں جن کے متعلق یہ باتیں کی گئی تھیں۔ اچھا اب اس میں ایک اور سوال ہے، جیسے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ سامان کوئی بھیجنا ہوتا تو کیا یہ اس طرح کے شپ میں بھیجا جاتا؟ وہ تو دیکھیے باقاعدہ جو ہے کوئی ایسا ملٹری شپ ہوتا، کوئی ایسا طریقہ کار ہوتا، اس کے تھرو بھیجا جاتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا طریقہ ہوتا، اور اگر کوئی اس طرح کے سامان کا عدل بدل ہوتا ہے اور وہ کسی خاص ملٹری شپ میں بھیجا جاتا ہے تو ویسے بھیجا جانا تھا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہم خود ہی یہ کلیم کرتے ہیں، پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ دیکھیے بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ جو میزائل کا پروگرام آیا تھا تو وہ تو اپنے کوٹ کی جیبوں میں ڈال کر لے کر آئی تھی، وہ جب سوئٹزرلینڈ سے چلی تھی اور پھر کہاں پر پہنچی تھی، اور پھر انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ پروگرام ان کو لے کر دیا گیا تھا، پاکستان کے کچھ سائنٹسٹ وہاں پہ موجود تھے اور پھر وہ اپنی پاکٹس میں ڈال کر جیبوں میں ڈال کر جو ہے وہ لے آئی تھیں۔ یہاں تک باتیں یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، ڈیبیٹس ہوتی نہیں ہیں، یہ بالکل وہ باتیں جو سب کے سامنے۔ تو ایک طرف آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو آپ کا کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا تو وہ کوئی جیب میں ڈال کر لے کر آ رہا ہے، تو پھر اس طرح کے جو شپ ہے عام شپ لوگ کہیں گے کہ پھر اس کے اندر بھی جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، تو یہ والا بھی جو ہے نا وہ کوئی خالی خلی اس کے اوپر بھی اگر کوئی بات کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے پاس ایک سب سے بڑا جو اس وقت اس کو ریجیکٹ کرنے کا ٹول ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ دیکھیں میرے پاس تو ایویڈنس موجود ہے، یہ ساری ٹرانزیکشنز ہیں جو کہی جا رہی ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ پاکستان اس کے علاوہ کچھ اور اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ انٹرنیشنل واٹرز میں اس وقت انڈیا کا ڈنکا بج رہا ہے،
इंडिया का तूती बोल रहा है, वो जो मुहावरा बोला जाता है ना जब कोई अपने पीक पर होता है, तो इंटरनेशनल वाटर्स में आप देख रहे हैं, वो इंडियन ओशन हो, वो रेड सी हो, वो अरेबियन सी हो, आप देख रहे हैं ना वो कहाँ-कहाँ पर जब हूतीज़ के हमले हो रहे थे, तो जो शिप कई एक ऐसे बचाए गए, उसके अंदर बल्कि एक तो ऐसा शिप था जो कि जिसमें पाकिस्तान का क्रू भी मौजूद था, उनकी जानों को बचाया किसने? इंडियन शिप ने जाकर, वहाँ पर उन्होंने बचाया। तो उन्होंने तो अपने उस पूरे एरिया में जो है अब इंटरनेशनल वाटर्स में अजारादारी जिसकी कायम हुई है, वो इंडिया है। वो वहाँ पर हर जगह पर मौजूद है। तो उसकी इतनी ज़्यादा प्रेज़ेंस जो ये बात कही जा रही थी कि इंडिया की उस अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक और इंडियन ओशन तक जो इतनी प्रेज़ेंस है, उसमें पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान की तरफ से भी उसके बाद वहाँ पर अपना कुछ कुमक भेजी गई थी, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ शिप भेजे गए थे उसके अंदर, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो देखें ये जो अब है, इसमें ये पता चलता है कि ये पहली दफ़ा अभी ऐसी खबर सामने आई है, लेकिन आइंदा भी ऐसा हो सकता है और ऐसा कई एक बार अब होता रहेगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच अगर कुछ ऐसा सामान आ और जा रहा है, उसके अंदर जो भी है, लेकिन उसको सीज़ करके इंडिया की तरफ से कहा जा सकता है कि हमने ये रोका इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये इंटेलिजेंस है और हमने इसको एनालाइज़ किया और इसके अंदर ये सामान मौजूद है। तो पाकिस्तान उसके जवाब में जो बहुत ढीला या बहुत यानी कि कमज़ोर इसलिए नज़र आएगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो दुनिया ये जानती है कि पास्ट में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। दूसरा ये कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की प्रेज़ेंस इन पानियों में नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तान कहीं पर नहीं है, जबकि इंडिया की प्रेज़ेंस और उनकी नेवी की प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा है। तो ह पाकिस्तान इस तरह जवाब नहीं दे सकता, अच्छा तुमने हमारा शिप पकड़ा है तो देखो हम भी तुम्हारा पकड़ लेंगे। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं ना कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो फिर तो आगे चल के जो है वो पाकिस्तान ये करेगा कि वो कहेगा कि ठीक है, अगर तुमने हमारे साथ ये किया है तो हम भी तुम्हारा कोई शिप पकड़ के हम कहते हैं कि उसके अंदर ये है। ऐसा नहीं हो सकेगा, आप देख लीजिएगा। इसकी वजह ये है कि ऐसा करने के लिए आपकी उस जगह पर प्रेज़ेंस ज़रूरी है, आपकी उतनी ताकत ज़रूरी है। आपके तो क्रू को खुद हूती से वो बचाते हैं, तो आप कहाँ से उनके उसको जो है वो पकड़ेंगे? और ये ज़ाहिर है कि ये सामने की बात है, ये कोई वो बात नहीं है कि आप इसको जो है कहें कि नहीं, वो कुछ कर लेंगे। और फिर ये भी कि मुल्क के अंदर के मसाइल जितने हैं, जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, जो पॉलिटिकल टर्मॉइल और कशमकश है, उसके अंदर आपकी इतनी कहाँ अभी हैसियत है कि आप इस तरह का जो है वो इक़दाम करें। तो इसका एक और एंगल ये है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का इक़दाम नहीं है, बल्कि ये चाइना के भी अगेंस्ट जाता है। तो आप ये ना समझें कि ये पाकिस्तान के लिए इंडिया ने ये किया है। चाइना का शिप था वो, तो इसका मतलब है कि चाइना की तरफ से वो सामान आ रहा था। ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ज़द आएगी कि ये सवाल उठेगा कि क्या आपने ये किया है? यहाँ तक जो है वो इंडिया कामयाब हो गया। इसमें इंडिया कामयाब हो गया है। ये सवाल कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? तो 2 ऐसे कंट्रीज़ जिनके ताल्लुकात ऐसे हों और उसमें एक इंडिया जो कि एक बड़ी ताकत बन चुका है, वो अगर सवाल उठाएगा या ऐसे शिप रोकेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ये नहीं कर सकता। इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा या आपको वो एविडेंस पेश करनी पड़ेगी जो आप कहें कि जनाब ये है एविडेंस, आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं और आपने जानबूझ के हमें बदनाम करने की कोशिश की है और ए पइयां ने रसीदां कड्डो। ये रसीदां निकालने वाली बातें हो गई हैं, वो जो कहा करते थे ना नवाज शरीफ को या किसको भी रसीदां कड्डो, तो अब वो रसीदों वाली बात होगी कि हमारे आप बिल्कुल साफ-साफ दे दें कि जनाब ये हमारे पास एविडेंस है, ये आपने गलत किया। तो ये है जनाब। अच्छा अब ये आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये कोई अच्छा सिलसिला तो नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है ये काम कि हम कहें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है जनाब बड़ी अच्छी सूरत हाल है और ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ये तो बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। लेकिन अभी तक के लिए इतना है, इसके ऊपर जो भी अगर कोई नई डेवलपमेंट होगी तो वो भी आपके सामने लेकर आएँगे। इजाज़त दीजिए।